जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हमने एक पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 जून 2025 को जो दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट इन सभी के लिए हमने क्या है टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी यदि 47,100 को 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना आपको। देखो भी 9% है। अब इस 9% को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूं तो कितना आ जाएगा, 9/100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नीचे वाला है ना, ये हमेशा और हमेशा है वो आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल को दर्शाता है, और ये जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा और हमेशा लाभ या हानि को दर्शाता है, या फिर यहां पे अंतर को दर्शाएगा। भी यहां पे क्या करेगा, ये अंतर को दर्शाएगा। अब अंतर को कब दर्शाएगा, अंतर को ये इस प्रकार से दर्शाएगा भी यहां पे टाइम आपको 2 वर्ष का दे रखा है, तो 2 वर्ष का दे रखा है तो 9/100 है आपके पास में। इस 9/100 का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 81 अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास में 10,000। चीजें समझ पाए। अब देखो भी 10,000 आपके पास में मूलधन है, 81 आपके पास में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ गया। अब हमारे अनुसार तो 10,000 रुपए मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 47,100, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान आपके पास में 4.71 आ जाएगा। भी यानी 100 का 10,000 का मान 47,100 है तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 4.71 एक का मान आ जाएगा। आपको मान क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, लेकिन हमारे अनुसार अंतर कितना है, 81 है, तो 81 से मल्टीप्लाई कर दो। भी 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 381.51, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सोरा चित्रकला, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है, तो ये उड़ीसा राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है भी, तथा इसके आधार का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो व्यास आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां पे आप उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है और शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। भी देखो भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। भी पाई आर एल, एल यहाँ पे क्या है, त्रियक ऊंचाई है, बराबर में आपको क्या दे रखा है, 6500 पाई दे रखा है। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आर का मान आपको ज्ञात, आर का मान आपके पास में पता है क्योंकि यहाँ पे व्यास दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। भी अब आर 50 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो एल त्रियक ऊंचाई आपके पास में कितनी आ जाएगी, 6500/50, 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा आपके पास में 13 5 65 यानी 130 आ जाएगी। यानी आपके पास में त्रियक ऊंचाई 130 आ गई। अब सर जी त्रियक ऊंचाई आ गई लेकिन ऊंचाई तो नहीं आई। अब ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर क्या होता है, रूट एल की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर माइनस में h की स्क्वायर, ये इसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। भी ठीक है, माइनस में एल आर की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, आर की स्क्वायर। एल की स्क्वायर कितने, 13 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 169 और 00
और आर स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा अभी। ठीक है, अब इसमें से आप ये है रूट के अंदर, इसमें से माइनस करोगे तो डबल जीरो और फिर आ जाएगा 4 4 और 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 144 यानी 14,400 ये रूट के अंदर है। अब 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, अभी 12 का स्क्वायर होता है तो 12 के रूप में मैंने बाहर निकाल लिया और डबल जीरो उसमें से एक जीरो और आ जाएगा, तो आपके पास में हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 120 सेंटीमीटर, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें जो यहां पे लॉजिक लग रहा है ना वही लॉजिक लगाना आपको। देखो एल ई एल को क्या लिख रहा है ये जी एन और उसके बाद में आई के लिख रहा है अभी। ठीक है, अब देखो भी यहां पे क्या कर रहा है ये +2 कर रहा है और यहां पे भी क्या कर रहा है +2 कर रहा है, इधर देख लो क्या कर रहा है ये +2 कर रहा है और यहां पे क्या कर रहा है ये -3 कर रहा है। चीजें समझ में आ गई। दूसरे में देख लो यही प्रोसेस दूसरे में चल रही है, जी एन आई पी और के एम। अब इसमें देखो भी यहां पे 7 और 2 9, 9 और 2 11 और यहां पे कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 और 2 16 और यहां पे 16 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो वही प्रोसेस यहां पे चलेगी। देखो भी आई आपका कितने पे आता है 9 पे आता है, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 और 18 में 3 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी अब इसमें बोला गया है भी व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल है, उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, तो उनका जो औसत वजन है वो क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी है। देखो भी मैंने मान लिया टोटल जो जनसंख्या है ना वो कितने 100% के बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 का 20% तो 20 और 100 का 50% तो 50, बाकी कितना बच गया 50 और 20 70, बाकी बच गया 30 आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये आपके पास में मेल है, ये वो मेन है और ये चाइल्ड है। अब इसमें इसने क्या दे रखा है औसत वजन दे रखा है 45, इसका वजन दे रखा है 60 और इसका 20। अब ये औसत वजन है, औसत वजन है तो आप टोटल वजन ज्ञात कर लो। टोटल वजन होगा 45 2 90 900 और ये हो जाएगा आपके पास में 00 और 3000 और ये हो जाएगा आपके पास में ये 600 हो जाएगा। यानी आपके पास में जो मेन है उसका औसत वजन 900, वो मेन है उसका मेन है उसका कुल वजन 900, वो मेन का कुल वजन 3000 और यहां पे चाइल्ड है उसका कुल वजन 600 हो गया। टोटल वजन आपके पास में कितना आ जाएगा तो 900 और 600 1500 और 1500 और 3000 4500 आ जाएगा। अभी 4500 टोटल वजन आ गया आपके पास में। आपको टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं 100 है तो 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 45 इसका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा सभी का, तो आपका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला भी कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। अब अपने को पता नहीं है भी कितनी साड़ी खरीदी उतने उसने और कितने सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपए है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 रुपए है। साड़ी और सूट की टोटल संख्या आपको दे रखी है 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करो। देखो अब मैंने मान लिया भी अगर वो यानी जो टोटल 8 साड़ी और सूट खरीदे उसने, तो उसमें से अगर मैं मान लू भी सारी की सारी उसने साड़ी खरीदी होती तो उसका कुल पेमेंट कितना लगता भी एक का 1500 लगता है तो 8 का कितना लगता 15 8 120, यानी आपके पास में ये हो जाएगा 12,000 रुपए लगते। अगर वो सारी के सारे साड़ी नया खरीद के सारे के सारे सूट खरीद लेता तो उसका जो आपका ये मूल्य लगता वो 8,000 रुपए लगता। लेकिन इसने बोला भी टोटल रुपए कितना लग गया, टोटल रुपए आपका 10,000 लग गया। ये मिक्सचर एलिगेशन से इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ये टोटल आपका क्या है साड़ी का है मूल्य और ये टोटल अगर साड़ी सूट का मूल्य है भी 8 सूट का मूल्य है और ये 8 साड़ी का मूल्य है। अब यहां पे देखो भी कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 2000 और यहां पे भी कितना बचेगा 2000 बचेगा। कहने का मतलब क्या है भी इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो 2000 से 2000 कैंसल यानी 1:1। तो कहने का मतलब क्या है जितनी उसने साड़ी खरीदी है उतने ही उसने सूट खरीदे हैं। तो 4 ये साड़ी खरीदी है उसने और 4 ही सूट खरीदे, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है, अब इसमें बोला गया है भी उद्देश्य बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहां से मैंने मान लिया भी उसका जो ए बिंदु है वो ये है, ठीक है। उस ए बिंदु से उसने क्या है दक्षिण की ओर ड्राइव करना शुरू किया, तो ये लो और 3 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो 2 किलोमीटर, यहां पे 2 किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दाईं ओर मुड़ेगा
तो दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी, और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहां से मैं मान लेता हूं यहां से, और ये 3 किलोमीटर हो गया, और ये 2 किलोमीटर हो गया, और फिर ये नीचे की ओर 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या बोला है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो ये लो 3 किलोमीटर बाएं मुड़ दिया, ड्राइव किया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अंत में दाएं मुड़ेगा तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा 8 किलोमीटर। यानी ये देखो, ये 3 किलोमीटर है और ये टोटल कितनी है, 5 किलोमीटर। 5 और 3 8, और 8 इसने क्या है, दाईं ओर मुड़कर ड्राइव किया, तो ये P बिंदु है और ये A बिंदु है। अब इसने बोला भी P बिंदु पर रुक जाता है, बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। A पर पहुंचना, आपको A पर पहुंचना तो कहां पे जाना पड़ेगा, आपको पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा, देखो ये टोटल आपके पास में 2 किलोमीटर है, ठीक है, और ये टोटल आपके पास में कितनी है, ये आपके पास में 3 है, 2 और 3 5, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा आपको, तभी आप पहुंच पाओगे A बिंदु पर। आगे देखो भी, बुक्कर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है, तो एनी माइकल्स है वो लोकप्रिय हेल्ड जो उपन्यास है उसके लेखक है। अभी नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है अभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है अभी, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना। अगला क्वेश्चन देखो भी, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब देखो भी, मैं x मान लेता हूं भी, वो धनराशि है वो x है और दुगुनी हो जाती है, तो इसका मतलब 2x आपका क्या आ जाएगा, ये ब्याज नहीं आया, ये यहां पे मिश्र धन आ गया आपके पास में, दुगुनी हो जाती है, यानी ये मिश्र धन दे रखा आपको। ब्याज कब आएगा, मिश्र धन माइनस में मूलधन करोगे, तो मिश्र धन 2x है और मूलधन x है, तो यहां पे आपके पास में जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो यहां पे परसेंटेज ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो रेट बराबर आपके पास में हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कितना है x, और इंटू टाइम कितना है 12 वर्ष, तो x से x कैंसिल कर दो, और ये 4 से काटोगे तो 25/3 आ जाएगा भाई। अब इससे काटोगे तो 8 या 24 बचेगा कितना 1, और 3 या 9 और 3 या 9, तो ये आपके पास में आ जाएगा 8.33%। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, तो वो हो जाएगा आपका महानदी। महानदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है भी, कोसी है, गोमती है और घाघरा है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें चिन्ह को चेंज कर दो भी, जिस प्रकार से एक P का मान क्या है भी यहाँ पे, तो P का मान है प्लस कर दो 45, और R का मान क्या है, तो R का मान है डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे Q का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, और S का मतलब है -4 इक्वल आपको बताना क्या आएगा। देखो भाई, इस 2 से में ये 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भाग का निशान है, तो 2 है वो इस 45 के नीचे आएगा, और यहां पे मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे यहां पे आपके पास में 45 है, 45 और एक कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे, 46 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 42 बनेगा भाई, 42 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है भी, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी जो स्वर होगा ना उसमें आपको क्या करना है +1 करना है, और जो व्यंजन आए ना कॉन्सोनेंट आए उसमें क्या करना है -1 करना है। अब आगे इसने बोला भी इस प्रकार कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं आएगा, ऐसे देखने भी जिसमें स्वर नहीं आए, स्वर होगा उसको +1 और व्यंजन होगा उसको -1 करना है। तो यहां पे देखें तो इसमें कोई स्वर नहीं होगा भाई, इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा, क्योंकि ये Z B में चला जाएगा, C है वो B में चला जाएगा, और T है वो आपका S में चला जाएगा। इसमें स्वर आ जाएगा क्योंकि B है ना वो आपका -1 करना व्यंजन है, -1 करोगे तो A आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे चले तो इसमें भी कोई भी आपका स्वर नहीं आएगा, क्योंकि C B में चला जाएगा, A है वो B में चला जाएगा, और R है वो आपका Q में चला जाएगा। और उसके बाद में इसमें भी क्या है, कोई भी व्यंजन स्वर नहीं होगा भी।
ठीक है, डी है वो सी में चला जाएगा, ए बी में चला जाएगा, डी सी में चला जाएगा। तो ऐसे तीन ही आपके पास में अक्षर है, अक्षर है, शब्द है जिसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है भी। ऐसे आपके पास में अक्षर समूह कितने हैं? तीन ही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी सुनील बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, भी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो मैं मान लेता हूं भी बिंदु ए यहां पे है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, बाएं मुड़ेगा, तो हमने ये लो बाएं मोड़ दिया और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 4 किलोमीटर ड्राइव कर गया। और फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 12 किलोमीटर ड्राइव करेगा। अब ये टोटल कितनी लेंथ है इधर वाली? ये 3 है, तो इधर कितनी बच जाएगी? तो इधर आपके पास में 9 बच जाएगी भी, यानी ये 3 आ गई और ये 9, टोटल कितनी है? 12 आपके पास में। आगे इसने क्या बोला है? अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाएगा भी। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये जो लेंथ है ना यहां से और यहां तक, ए बिंदु से लेकर के पहले टर्न पॉइंट तक, वो कितनी है? 11 है भी यहाँ पे, वो कितनी है? 11 है। अब ये 7 है और ये कितनी है? 4 है। 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अब इसने क्या बोला है? बिंदु पी पर रुक जाता है और बिंदु ए तक पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? ए तक पहुंचना है तो उसे पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और कितनी लेंथ हो जाएगी? तो ये 9 है, यहां से लेकर के यहां तक 9 और यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 3 है। 9 3 12, तो उसे पूर्व में 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की मुख्य भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो वो एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये एक अक्षर समूह है और ये एक ग्रुप है। तो देखो भी 3 5 और 10 और 12, इसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है भी। इसी प्रकार से 8 10 20 और 22, इसका भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। तो यहां से देखें ना, तो आपको इसने एक थोड़ा सा हिंट दिया है, जिस प्रकार से 37 है ना, वो 37 10 बन रहा है किसी भी प्रकार से, तो उसको 3 + 7 नहीं करना आपको। 3 + 7 ऐसे टुकड़ों में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 10 है तो 1 + 0 नहीं करना है, यहाँ पे 12 है तो 1 + 2 नहीं करना, या फिर 1 × 2 नहीं करना आपको। यानी 12 है तो इसको 12 के रूप में ही रखना पड़ेगा आपको। देखो भी अब पहले ग्रुप के अंदर इसने 2 प्लस कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 प्लस कर दिया। कुछ चीजें समझे भी। ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 2 5, 5 2 10 और 10 और 2 12। इसी प्रकार से यहां पे देख लो भी पहले ग्रुप में 2 प्लस कर दिया, दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा कर दिया और तीसरे ग्रुप में 2 प्लस कर दिया। यही देख लो भी यहाँ पे 18 और 2 20, 2 प्लस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे क्या कर दिया? 2 प्लस कर दिया। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? देखो भी 40% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 60, और 60 का मान कितना दे रखा है? 18,000 दे रखा है। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, 6 कम 6 और 6 3 18, यानी 1 का मान आपके पास में 300 आ गया। 1 का मान 300 आ गया। आपको तो टोटल आय ज्ञात करनी है, टोटल आय 100% के बराबर होती है, तो 100 से गुणा कर दो भी, तो आपके पास में 30,000 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट एक्स का मान ज्ञात करना है। ऐसा जो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन होता है ना, उसको आपको क्या करना होता है? जो अंदर की जो कैलकुलेशन होती है, यानी अंदर की जो संख्या होती है, उसको अंदर अंदर वाले को गुणा करवा दो आपस में, और बाहर बाहर वाले को गुणा करवा दो भी। इसमें बाहर बाहर वाले को गुणा करवा दो तो और बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 17.4 और इंटू 14 और बराबर हो जाएगा x इंटू 3.5। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है, तो ये 3.5 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17 यानी 174 इंटू 14 अपॉन में 35, यानी पॉइंट से दशमलव कैंसिल कर दिया मैंने यहां से। तो 174 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 14 से, तो आपके पास में मान आएगा 2436 आ जाएगा। 2436 के अंदर आपको भाग देना 35 का, 35 का भाग दोगे तो आपके पास में ये मान आ जाएगा 69.6। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी A B C D
और ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के प्रीत केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब देखो भी एक एक सर्कल बना लो और सारे के मुंह है वो किस ओर होंगे, सेंटर की ओर होंगे। तो ये 7 कैंडिडेट है अभी टोटल। अब इसने बोला भी ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। तो मैं ए को यहां पे रख देता हूं और ए का दायां ये होगा, यानी ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और बायां है वो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब दाएं से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो यहां पे मैं एच को रखूंगा तभी ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। आगे इसने बोला भी एच और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब मेरे को यह बता दो भी डी कहां पे आ सकता है। कंडीशन डी की एक ही बची है, अगर डी यहां पे आएगा तभी है वो एच और डी के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, और कोई कंडीशन ही नहीं है। आगे इसने बोला भी ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए आपका यहां पे है, अगर मैं बी को यहां पे रख दूं तो 1 2 3 4, एक तरफ तो 4 हो जाएंगे, एक तरफ 1 ही होगा। अगर मैं बी को यहां पे रख दूं, बी को मैं यहां पे रखता हूं तो 1 2 और 3 कैंडिडेट हो गए, और इधर देखें तो 2 हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो 3 कैंडिडेट होने चाहिए बीच में, ये बोला है। आगे देखो सी आई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, सी है ना वो आई के, तो आई को मैं यहां पे रख दूं तो आई का बायां ये होगा, तो सी यहां पे आ जाएगा पड़ोस में। जी के बाईं, तो एक कैंडिडेट बच गया, जी यहां पे आ जाएगा। जी के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो जी का बायां कौन सा होगा, ये होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, अभी आई बैठा है, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था, तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है, ये इसका विषय था, भी सब्जेक्ट था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में अलर्ट प्लस F2 का कार्य क्या होता है, यानी शॉर्टकट की पूछी आपको, अलर्ट प्लस F2 प्रेस करने पर क्या कार्य होगा, तो जो रन विंडो होती है, जो रन कमांड होती है, उनका जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा भी, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से भी पूछ सकता है, रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की बताओ, तो अलर्ट प्लस F2 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगे इसने बोला है भी 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12 से ही 1/2 की वृद्धि हो जाती है, यानी 10 संख्याएं हैं उसमें प्रत्येक में 12 से ही 1/2 की वृद्धि की जाए, और अन्य 10 में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए, और शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो समांतर माध्य क्या होगा। पहले ये देखो भी 25 संख्याएं हैं मेरे पास में, उसका समांतर माध्य यानी 110 है, तो टोटल कुल मान कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 0, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 2 27, यानी 2750 मेरे पास में टोटल मान आ गया किसका, 25 संख्याओं का। अब ये क्या करता है भी 10 संख्याएं है ना उसमें ऐसी है जिसमें क्या है 12 से 1/2 की वृद्धि कर रहा है प्रत्येक के अंदर वृद्धि कर रहा है। तो यहां पे देखो भी एक के अंदर यानी 12 2 24 और 25/2 की वृद्धि हो रही है, यानी एक के अंदर क्या हो रही है 25/2 की वृद्धि हो रही है, तो 10 के अंदर क्या होगा, तो 10 से गुणा करवा दो, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 125 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगली जो 10 संख्याएं है ना उसमें 15 की वृद्धि कर रहा है, तो एक के अंदर 15 की वृद्धि कर रहा है, तो 10 के अंदर करेगा, 10 संख्याओं में करनी है, तो यहां पे टोटल कितनी वृद्धि होगी, 150 की वृद्धि होगी। अब देखो भी इसने टोटल वृद्धि कितनी कर दी, तो टोटल वृद्धि है वो 5 7 और 275 की वृद्धि करनी है, 275 की वृद्धि करनी है। तो इसमें जो आपका वास्तविक जो 25 संख्याएं हैं उसका जो पहले यहां पे टोटल था उसमें आप क्या करोगे 275 ऐड कर दो भी, तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 12 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 3025 आ जाएगा। अब 3025 आपको तो क्या है औसत निकालना है ना, नया औसत, या फिर बोल दो समांतर माध्य, बात एक ही है। तो राशियों का योग आपके पास में 3025 आ गया, राशियों की संख्या कितनी है 25 है। अब देखो भी 25 से कम 25 बच गया कितना 5 52 25 2 50 बच गया 2 25 25 से कम 25 तो 121 आ जाएगा, राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30 है भी, यानी 1000 जो जीवित जन्म लेने वाले हैं उसमें 30 यहां पे मृत्यु दर हो जाएगी उनकी, ठीक है। आगे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से क्या है भी समान है और वे एक ग्रुप बनाते हैं, उनमें से कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं है भी। देखो भी यहां पे आपका x आता है 24 और 24 में मैंने क्या कर दिया 5 माइनस कर दिया तो 19 आ गया।
और y आता है 25, 25 में से 5 माइनस कर दिया तो क्या 20 आ गया, यानी 5 माइनस कर रहा है दोनों में। यहां पे o आता है आपका 15 पे, और 15 में 5 माइनस कर दिया तो 10, 10 पे j आ गया। p आता है 16 पे, 16 में 5 माइनस कर दिया तो k 11 पे आ गया। इसी प्रकार से यहां पे भी क्या कर रहा है, ये 5 माइनस कर रहा है प्रत्येक में, और h आता है 8 पे, 8 में 5 माइनस करोगे तो आपके पास में 3 आएगा, लेकिन ये अलग लिख रहा है अभी, तो यही गलत हो जाएगा, इसमें यही आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, बाकी सभी में क्या कर रहा है, ये दोनों में 5 माइनस कर रहा है अभी। अब इसमें देखो भी सचिन ने क्रम से पहला पेन 630 रुपए में, दूसरा पेन 722 रुपए में खरीदा। वह पहला वेतन यानी वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन है वो 71% के लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। देखो भी पहला पेन का क्रय मूल्य कितना है, 630 रुपए है। अब इसको ये क्या कर रहा है, 70% लाभ पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 170 में। तो 630 का आपको क्या ज्ञात करना है, 170 ज्ञात कर लो। तो यहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो भी, और 63 का मल्टीप्लाई करवा दो 17 के साथ में, तो 1071 है। तो कितने में बेचेगा, 1071 में बेचेगा। लेकिन 70% लाभ कमाने के बाद में उस खरीदार ने कुछ मोल भाव किया, और यहां पे बात इतने पे पहुंच गई कि उसे 9% छूट देनी पड़ी। अब ये 9% छूट देगा भी, 9% की छूट देगा तो 1071 पे देगा भी, जो विक्रय मूल्य उसका उस पर ही देगा छूट। अब 1071 पे छूट देगा तो ये हो जाएगा आपके पास में यानी ये 100% के बराबर है, तो ये हो जाएगा 91। तो यहां पे 91 निकाल लो, इसका 91%, 1071 का 91 निकाल लो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1071 को आपको गुना करना है 91 के साथ में, तो ये आ जाएगा 97, यानी मान आ जाएगा इसका 974.61 आ जाएगा भी, यानी इतने में बेचना पड़ेगा उसको। अब दूसरा देखो भी, दूसरी वस्तु है वो 722 की है। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, 71% लाभ पे बेचेगा, 71% लाभ पे बेचेगा, तो यहां पे 722 का आप क्या निकालोगे, 171 निकाल लो भी, कोई दिक्कत नहीं है, 171 निकाल लो। तो 722 का 722 इंटू 171, तो ये आपके पास में 1234 आ जाएगा, 1234.62, ये क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आपको तो ज्ञात करना है भी कितने रुपए का लाभ हुआ, वो ज्ञात करना है। टोटल विक्रय मूल्य कितना है इसका, टोटल विक्रय मूल्य कितना है इसका भी, तो यहां पे 722 का 630 के साथ में जोड़ दो, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1352 रुपए टोटल आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया। और टोटल विक्रय मूल्य कितना है इसका, तो 974 में उसने पहली वस्तु को बेचा, 974.61 में, और दूसरी वस्तु है उसने दूसरी वस्तु को बेचा 1234.62 में बेचा। अब टोटल जो विक्रय मूल्य आया वो आया 2209.25 आ गया। अब आपको यहां पे देखना है भी लाभ कितने का हुआ, तो टोटल क्रय मूल्य कितना है आपके पास, टोटल क्रय मूल्य कितना है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य माइनस कर दो, तो माइनस करोगे आपके पास में 1352, तो आपके पास में आ जाएगा 857.25 के करीबन आ जाएगा अभी। तो यहां पे 857.23 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की ने क्या भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई, तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, शर्त आपको दे रखी है, पहली शर्त लागू करो। क्वेश्चन आपका ये है भी, यदि पहला घटक एक प्रतीक है क्या, नहीं है जी, पहला घटक एक संख्या है। पहला घटक एक सम संख्या है क्या, बिल्कुल है। और अंतिम घटक विषम संख्या क्या, बिल्कुल है। तो पहले और अंतिम दोनों को क्या है, कॉपीराइट के रूप में कूटबंद करना है। तीसरी शर्त देखो भी, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। तो यहां पे पहले दूसरी शर्त लागू कर दो भी, तो दूसरी शर्त लागू करोगे तो पहले को भी कॉपीराइट और अंतिम को भी कॉपीराइट। हैज को क्या लिखेगा, ये पी लिखेगा, और एट द रेट को क्या लिखेगा, जेड लिखेगा, और 7 को क्या लिखेगा, तो 7 का मान यहां पे कितना है भी, 7 का मान है एल। तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है,
तो इसके अंदर है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसमें दोनों और कॉपीराइट नहीं है, इसमें भी दोनों और कॉपीराइट नहीं है, और इसमें भी दोनों और कॉपीराइट नहीं है, इसमें दोनों और कॉपीराइट है। तो आप देखते ही कंडीशन को पढ़ते ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल में इस प्रकार से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही प्रकार का तेल हो और और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे हो। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना होगा, ताकि राजेश के पास मौजूदा दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है भी 156 और 256 इन दोनों का आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा, और HCF ही आपका क्या होगा, वो यानी एक प्रकार से आयतन होगा जो जिस कंटेनर से वो क्या है माप के दूसरे कंटेनरों में डाल रहा है भी। ठीक है, तो 156 का आप बाजे गुणनखंड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 7 2 14 8, और फिर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से काटोगे तो 13, और फिर 13 से काटोगे तो 1 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से 256 का आप बाजे गुणनखंड करोगे ना, तो 2 के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा भी इसमें। 2 के अलावा ये हो जाए 2 एकम 2, 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 से फिर 6 और 4, फिर 2 से फिर 32, यानी 2 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो इसका HCF कितना आ गया, 2 × 2, जो कॉमन आता है ना वही आपका HCF होता है। 2 यहाँ पे 2 ही बार आया है और यहाँ पे तो सारा 2 ही 2 आएगा, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 × 2 आ गया, तो आपका HCF कितना आ गया, 4। यानी 4 वो संख्या है, अगर आप 156 में 156 लीटर आपके पास में तेल ए है, उसके अगर 4 लीटर के माप अगर आप उसमें 4 लीटर माप से मापोगे तो पूरा माप है वो मापा जाएगा। और 256 लीटर तेल है, इसको भी अगर आप 4 लीटर से मापते हो तो भी ये पूरा मापा जाएगा। मान है वो दशमलव में नहीं आ सकता। सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो रावी है भी। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, तो ये रावी हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी और आपकी हो जाएगी कावेरी नदी। कावेरी नदी है ना, ये आपकी दक्षिण भारत की गंगा भी है। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, तो कावेरी नदी को बोला जाता है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी प्लस का निशान चिन्ह चेंज कर दो आप। 502 भाग को क्या लिखेगा, तो भाग का अर्थ है +78 और प्लस का अर्थ क्या है -2 और माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 258 और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो डिवाइड बाई 2 बराबर बताना है। तो ये देखो भी यहां पे ये डिवाइड 2 है ना, ये 2 इसके नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आपके। अब 2 है वो इसके नीचे लिख दो भी, डिवाइड है ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी 502 में 78 जोड़ोगे तो 580 हो जाएगा भी। 580 में आपको 258 है वो माइनस कर देने हैं, तो आपके पास में 2 आ जाएगा और 7 में से 2 आ जाएगा और 5 में से आप ये माइनस करोगे 2 तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 322 आ जाएगा भी आपका मान। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इसी प्रकार से अपन टोटल क्लासों की है, टोटल जो पेपर है वो अपन सोल्व कर लेंगे और यानी आगे से आपकी क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहने वाली है। प्रत्येक दिन आपका एक पेपर आएगा और अगर आप साथ देते हो, मोटिवेशन बनाए रखते हो, तो ये हो सकता है भी एक दिन के अंदर आपके 2 पेपर भी करवा दिए जाए। ठीक है, तो 1 महीने से कम टाइम बचा है आपके पास में अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो उससे पहले अपन अगर ये 48 के 48 कंप्लीट कर लेना तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, सोने पे सुहागा होगा भी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो क्लासों को। अब यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक बन जाए तो क्या होगा, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता का जो मान है वो कहां पे दे रखा है, तो भाग 2 के अंदर भारतीय नागरिकता को दे रखा है भी। ठीक है,
भाग 2 के अंदर। और आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल है वो किसमें मिलते हैं, आपके नागरिकता से संबंधित मिलते हैं। अभी भाग 2 के अंदर है वो नागरिकता आपको दी रखी है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब कथन दे रखा है भी सभी कार बस है, सारी की सारी जो कार है, सारी की सारी जो कार है वो किस में आ जाएगी भी, बस में आ जाएगी। और सारी की सारी जो आपकी बस है वो किस में आ जाएगी, कार में आ जाएगी। ये हो सकता है क्या सारी की सारी बस कार में आ जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता भी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भी ये सारी की सारी जो आपकी कार है वो किस में आ जाएगी, कार वाला जो डायग्राम है वो बस में आ जाएगा भी, ये लो BUS बस। और सारी की सारी जो बस है वो किस में आ जाएगी, ट्रक में आएगी भी, सारी की सारी जो बस है वो ट्रक में आ जाएगी। और कुछ बस है वो जहाज है, कुछ जो आपके बस है, बस वाले डायग्राम को जहाज वाला डायग्राम है वो कट करेगा, ये लो जे से जहाज हो गया। अब देखो भी यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, कुछ जहाज कार है, कुछ जो आपके जे से जहाज है ना वो कार है, यानी जहाज वाला डायग्राम कार वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा भी। ये देखो कार वाला डायग्राम तो आपका ये रहा भी, और जहाज वाला डायग्राम अलग है भी, ये जहाज वाला डायग्राम है, तो आपस में तो कट नहीं कर रहा। सभी ट्रक कार है क्या, सारी की सारी जो ट्रक है वो कार में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे। सारी की सारी कार ट्रक में आ रही है, लेकिन सारे के सारे ट्रक है वो कार में नहीं आ सकते, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। देखो भी 1555 यानी बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं था। बाबर है वो लगभग बाबर है वो 30 के अंदर, 1530 के अंदर है वो चल बसा था भी, 1530 के अंदर, क्योंकि इस प्रकार से आता है भी 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, और 28 में चल दिया, और 29 में घर गया, और 30 में मर गया, इस प्रकार से आता है। तो यहां पे 30 में मर गया था, उसके बाद हुमायूं आया था, और बाबर ने ये बोला था हुमायूं को भी, शेरशाह सूरी उस समय बाबर का सेनापति हुआ करता था भी। अब हुमायूं तो शेरशाह सूरी से बच के रहना भी, ये थोड़ा सा जो आदमी है वो अजीबोगरीब है, लेकिन हुमायूं ने बात नहीं मानी, और बात नहीं मानी तो इसीलिए 15 सालों तक है वो देश निकाला किया था भी, हुमायूं को देश से बाहर निकाल दिया था 15 सालों तक, यानी भागा फिरा। उसके बाद में 1555 में वापस आकर के हुमायूं ने अपना शासन संभाला। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपके पास में टोटल 7 कैंडिडेट है, और उनकी सोमवार से रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह में अलग अलग दिन है वो क्या है, परीक्षा होनी है। टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो इसके बाद में मतलब क्या हो गया, टी से पहले 2 ही व्यक्ति हैं, टी के बाद में बाकी सारे व्यक्ति हैं। तो ये आपका मंडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया, और ये आपका वेडनेसडे हो गया। तो बुधवार को टी की परीक्षा है। डी के बाद केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा है, तो इसका मतलब बाकी सभी की डी से पहले है, तो डी के बाद एक ही व्यक्ति की परीक्षा है। तो डी की परीक्षा कब होगी, फिर डी की परीक्षा सैटरडे शनिवार को होगी भी। तो आगे इसने क्या दे रखा है, डी के बाद केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा है, टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, टी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 और 2, इसके बीच में तो 2 ही आएंगे। ये आपका थर्सडे को आ जाएगा, और ये फ्राइडे को आ जाएगा। अब यहां पे एफ को कहां पे रखना पड़ेगा, मेरे को एफ को डी के नीचे रखना पड़ेगा भी, संडे को रखूंगा, तभी टी और एफ के बीच में 3 कैंडिडेट आएंगे भी। आगे इसने क्या बोला भी, ई और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति है भी। अब ई और सी को मैं कहां पे रखूं भी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, 1 व्यक्ति आ जाए। आगे देखो यू की परीक्षा है ना, वो ई से ठीक पहले है भी। अब यू की परीक्षा ई से ठीक पहले है, तो मैं ई को यहां पे रख दूं, तो यू की परीक्षा है वो सबसे पहले आ जाएगी भी, यू की जो परीक्षा है वो सबसे पहले आ जाएगी। अब उसके बाद में आगे इसने क्या बोल रखा है, अब इसके अंदर आगे देखो आगे क्या बोल रखा है इसने, आगे बोल रखा है भी ई और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, ई और सी के बीच में 1 व्यक्ति है, तो ई यहां पे आ गया, तो सी को मैं यहां पे रखूंगा, फिर सी को यहां पे रखूंगा, तभी है वो 1 व्यक्ति आ सकता है। उसके बाद में आगे देखिएगा, आगे इसने क्या बोला है, आगे बोल रखा है भी यू और ई, यू की परीक्षा ई के ठीक पहले होती है, यू की जो परीक्षा है वो ई के ठीक पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट बच गया आपका, कौन सा, एस, तो एस आपका यहां पे आ जाएगा भाई फ्राइडे को। अब निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, तो शुक्रवार को परीक्षा किसकी है, ये एस की परीक्षा है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई।
आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया अभी प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होता है? जो प्राणी संपोषण होता है ना, उसमें जटिल प्राणियों का जो महत्वपूर्ण पहला कार्य होता है वो ये होता है भी उस पोषण को अंदर ग्रहण करे अपने शरीर के। तो अंतर्ग्रहण सबसे पहला कार्य होता है। अंतर्ग्रहण कर लिया तो उसके बाद में क्या होता है भी, उसके बाद में स्वांगीकरण, अवशोषण ये होता है, और उसके बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, विक्षेपण होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो अंतर्ग्रहण का होता है, और सबसे लास्ट का जो कार्य होता है वो होता है विक्षेपण का। बीच के जो कार्य होते हैं वो होता है अवशोषण होना और स्वांगीकरण होना। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला भी ए बी सी डी के समांतर है भी, ये लो ए बी ये हो गई और आपकी सी डी ये होगी। अब ए बी और सी डी के समांतर है, सी डी होगी। अब इसमें बोला भी एक त्रिक रेखा पी क्यू है जो ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पे प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये लो, ये कोई त्रिक रेखा है, कौन, पी और क्यू, ये त्रिक रेखा है पी और क्यू। अब ये ई बिंदु पर, यहां पे तो ई बिंदु है और यहां पे एफ बिंदु के ऊपर क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद में आगे इसने बोला पी ई बी, पी ई और बी, यानी ये जो एंगल है ये एंगल आपका 56 डिग्री का है। उसके बाद में जी है ना, वो ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी बराबर है 32 डिग्री। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कोई बिंदु है जी, वो इस प्रकार है कि बी ई और जी, यानी इसका जो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भी, ये जो एंगल दे रखा है आपको 50, ये बी ई जी 32 डिग्री दे रखा है, ये 32 डिग्री दे रखा है भी। उसके बाद में आगे दे रखा है भी ई एफ ई, जी एफ ई, जी एफ और ई, यानी ये एंगल जी एफ और ई, यानी ये एंगल आपको दे रखा है 47 डिग्री, ये 47 डिग्री दे रखा है। और आपको पूछ रखा है ये एंगल कितने का होगा। तो यहां पे देखो ये क्रॉसपोंडिंग के अंदर बना हुआ एंगल है भी, यानी ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों बराबर है भी, क्रॉस के रूप में बने हुए। और क्रॉस के रूप में इस प्रकार से देखो, ये एंगल होगा ना वो इसके बराबर होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। वही प्रोसेस यहाँ पे, ये 56 का है तो ये भी कितने का होगा, 56 का होगा भी। आमने सामने के एंगल है क्रॉस के रूप में बने हुए, वो बराबर होते हैं। अब देखो भी एक सीधी सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है, एक सीधी सरल रेखा के अंदर है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। 56 ये हो गया और 32 ये हो गया, बीच का ये एंगल कितने का है, ये जो एंगल है वो कितने का है, तो 180 में 56 प्लस 32 कर लो आप, 56 प्लस 32 करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 88 डिग्री हो गया। अब ये 88 डिग्री है वो आप 180 में से बाहर निकाल दो तो 80 वो गए और ये बच जाएगा आपके पास है 92 डिग्री का। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण आपको पता है कितना है 92 और एक कोण आपको पता है कितना है 47 है, दोनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 9 और ये 139, तो 180 माइनस 139, तो 180 माइनस 139 तो 41 डिग्री आ जाएगा आपके पास है। तो कितना बचेगा भाई, 41 डिग्री बचेगा, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको यहां पे -2 कर दिया अभी और यहां पे माइनस ये 4 कर दिया, यहां पे -6 कर दिया, यहां पे -8 कर दिया और यहां पे -10 करेगा अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 772, कितना आ जाएगा भाई 772 आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो भी मैंने मान लिया भी उसका क्रय मूल्य x है, मैंने मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना है x है। अब उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक क्या है भी अंकित मूल्य है, तो 25% अधिक है तो x का मैं 125 निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं भी। x का 125 बराबर हो जाएगा 7725, ये अंकित मूल्य दे रखा आपको x ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7725 इंटू 100 और 125 है वो इसके भाग में आ जाएगा। 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 5 125, 5 से काट दो तो ये हो जाएगा आपके पास है 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 बच गया 2 27, 5 5 25 बच गया 2 22, 5 के 20 और 5 5 25, यानी ये आपके पास है मान आ गया 1545। अब 1545 को आप गुणा करवाओगे
4 से, तो 6180 आ गया भी। कहने का मतलब है भी 6180 आपके पास में क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 6180 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अब ये क्या कहता है भी अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत याद करना है। अंकित मूल्य आपके पास में है कितना, तो 7725 है। अब इस पे 4% की छूट दी जाएगी तो बेचेगा कितने में, 96 में बेचेगा, अपॉन में 100। तो आपको यहां पे 7725 का 96% निकाल लो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7725 और इंटू 96 और डिवाइड बाय 100, तो इंटू करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना, 741600 और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास में मान आ जाएगा 7416। 7416 ये क्या मान आया, ये आपके पास में आ गया सिंपल इंटरेस्ट, एसपी आ गया, यानी ये सेलिंग प्राइस आ गया, और ये आपके पास में क्या था भी, कंपाउंड प्राइस आ गया। अब देखो भी यहां पे कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं इसको। अब यहां पे लाभ कितने का हो गया, लाभ आपके पास में 6 का, और 11 में से 8 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 4 का, और उसके बाद में ये हो जाएगा, इधर से ऐसे लेंगे तो ये आपके पास में 4 में से 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 1246 का अंतर आएगा, फिर तो 1236 आ जाएगा अभी आपके पास में, ठीक है। 1236 ये इतने रुपए का क्या हो गया, लाभ प्रतिशत याद करना है आपको, लाभ प्रतिशत याद करना है, तो ये हो जाएगा यहां पे 1236 का लाभ कितने पे हुआ, 6180 के ऊपर हुआ, इंटू प्रतिशत याद करना 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 618 एकम 618 और 618 दुवे 1236, तो 20% का लाभ हो गया, 10 ये यहाँ पे अभी 20% का लाभ हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। अब समानुपात में हो जाती है तो वो देख लो भी 26 प्लस में x जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में, और 40 प्लस में x जोड़ेंगे, और ये बराबर हो जाता है 22 प्लस x और 34 प्लस में x। अब देख लो भी वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो 26 का गुणा करवा दो आप 34 के साथ में, तो ये हो जाएगा 884। कितना आ जाएगा भाई, 884 प्लस में 34 का फिर x के साथ में करवाओगे तो 34x, फिर इस x का 26 के साथ में करवाओगे तो 26x, और फिर प्लस में x का x के साथ में x² बराबर 40 का 22 के साथ में करवाओगे तो 880 हो जाएगा, 22 चौके 88 होते हैं, और फिर आ जाएगा प्लस आपके पास में 22x, और फिर प्लस आपके पास में आ जाएगा 40x, और फिर आ जाएगा प्लस में x की स्क्वायर। अब देखो भी यहां पे इसके अंदर है वो यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा भी, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है दोनों, और बीच में निशान क्या है, बराबर का है भी, कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा कितना बनेगा, ये 0 और ये हो जाएगा 60x, यानी 884 प्लस में 60x, और बराबर में ये हो जाएगा 880 प्लस में 64x, 60x इधर आएगा तो आपके पास में बचेगा, ये बनेगा 62x, कितना 2x बचेगा, और इधर 880 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये बचेगा 4, x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया, मान रख दो भी। मैंने क्या बताया था, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हो तो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बार बार वाले का गुणा करवा दो और बराबर रख दो, तो y की स्क्वायर बराबर में 4x है, ये 4x है तो यहाँ पे x का मान तो 2 है तो 4 2 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 7x माइनस 6 है, भी बार बार वाले का गुणा करवाएंगे तो 7x माइनस 6 है तो x की जगह 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 7 2 14 और 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा भी। तो यहां से अपन क्या करें, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो 2 8 अंदर है तो 1 8 12 आ जाएगा, तो y का मान 8 आ जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण बनती है, तो वह स्थानांतरित कृषि, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो m प्लस का मतलब क्या है, m प्लस का मतलब है माँ, m है वो माँ है n की, और माइनस का अर्थ है भाई, तो n है वो भाई है o का,
और प्लस का भाग का अर्थ है पिता, तो ओ पिता है पी का, और गुणा का अर्थ है पत्नी, तो पी पत्नी है क्यू की। अब एम का क्यू से क्या संबंध है भी, एम का क्यू से क्या संबंध है, या फिर ये बोल सकते हैं भी एम है वो क्यू के क्या लगती है। देखो भी एम है वो एन की मां है, एम है ना वो एन की मां है, और एन है वो ओ का भाई है भी, एन है वो ओ का भाई है। अब ओ का भाई है तो ओ पी का पिता है, तो मेरे को ये बता दो भी इन दोनों की मां एम ही होगी भी, ओ और एन दोनों की मां है वो क्या होगी, एन, दोनों की मां एम ही होगी। अब उसके बाद में ओ है वो पी का पिता है, पी का पिता है तो इसका मतलब है पी की दादी होगी, पी की दादी, पी की दादी हो जाएगी कौन, एम, और पी पत्नी है क्यू की, पी है वो पत्नी है क्यू की, तो क्यू के एम किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगी पत्नी के पिता, पत्नी यानी क्यू की पत्नी के पिता और की मां हो जाएगी भी, यानी पत्नी के पिता की मां हो जाएगी एम, तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें v का मान बताना है भी, v का मान क्या होगा देख लो। अब इसके अंदर दोनों के अंदर है वो आपको दे रखा है भी, यहां पे GIVE है, यहां पे आपके पास में GIVE है, और यहां पे है VOLT, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पे तो आपके पास में v है और यहां पे भी v है, दोनों में v कॉमन आ रहा है, तो आपके पास में संख्या भी कॉमन आएगी, 46 28 और 35 67, दोनों में कॉमन देखो संख्या क्या आ रही है 6, और यहां पे भी 6, तो v का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है, तो ये छठी अनुसूची है भी, छठी अनुसूची यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 134 पदक जीते हैं अभी भारत ने 2025 में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था, तो ताना भगत है ना ये संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था भी। आगे आपको निशान चिन्ह चेंज करने हैं, पहले चिन्ह चेंज कर लो, प्लस का माइनस में, माइनस को प्लस में आपस में चेंज करना है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 63 × 12, और प्लस में 98 डिवाइड बाई 7 और माइनस में 35। अब ये देखो भी 7 से इसको कट करोगे 14 बार कट हो जाएगा, ये 12 × 36 3 और 72 और 3 75 यानी 556, और प्लस का 14 है, प्लस का 14 है और माइनस का 35 है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 556 में से 21 और माइनस कर दो भी आप, 21 माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, 735 आ जाएगा भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी अतुल का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, 6,000 रुपए घर किराए के लिए और 2500 रुपए बिलों पर खर्च कर देता है, तो मेरे को यह बता दो भी टोटल वेतन यानी 10,000 रुपए वो महीने का कमाता है, उसमें से 6,000 घर किराया दे देता है और 2500 रुपए है वो बिल के ऊपर खर्च कर देता है, तो यानी कहने का मतलब ये है भी 8500 रुपए खर्च कर दिए उसने, तो बचाया किसने, बचाया कितना उसने 1500 रुपए बचाया, 1500 रुपए उसकी बचत हो जाएगी प्रत्येक महीने की, ठीक है। आगे इसने बोला भी बाकी उसका मासिक बचत है, 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी हो। अब देखो भी कहने का मतलब यह है भी एक दिन उसका जन्मदिन आया, उस समय उसने क्या किया भी 1 महीने में जितना उसने बचाया था ना वो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने लगा दिया, तो मेरे को यह बताओ भी 1 महीने में उसने 1500 रुपए बचाए थे और 1500 का 1500 खर्च कर दिया अपने जन्मदिन पे, तो कहने का मतलब यह है भी अब अगर आप 12 महीने की टोटल बचत न निकाल करके 11 महीने की निकाल लो, क्योंकि 1 महीने की तो उसने खर्च कर दी ना, तो यहां पे हो जाएगा 0 0 11 5 55 11 एकम 11 और 5 16,500 रुपए बचाएगा प्रत्येक साल, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी वही करना है, सवर में आपको क्या करना है, सवर के अंदर आपको +1 करना है भी, सवर में +1 कॉन्सोनेंट जो आपका व्यंजन है उसमें -1 करना है, और व्यंजन को भी ठीक पहले वाले अक्षर में बदलना है और सवर को भी क्या करना है ठीक बाद वाले अक्षर में बदलना है।
अब इसके अंदर ऐसे कितने अक्षर समूह होंगे जिसमें कोई स्वर नहीं आएगा? देख लो भी, यहां पे स्वर आ रहा है क्या? अब आपका डी है वो बी सी में चला जाएगा, आई है वो एच में चला जाएगा, और ई है वो आपका एफ में चला जाएगा, तो इसमें कोई स्वर नहीं होगा भी। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे जो आपका पी है ना वो ओ में चला जाएगा, तो इसमें स्वर आएगा भी, और बी है वो ए में चला जाएगा, तो इसमें भी स्वर आएगा, और इसमें भी कोई स्वर नहीं होगा भी, क्योंकि ए बी में चला जाएगा, एस है वो वापस आर में चला जाएगा, और के है वो वापस जे में चला जाएगा। तो ऐसे आपके पास में दो ही शब्द होंगे जिसमें कोई भी स्वर नहीं आएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास आपको 144 सेंटीमीटर दे रखा है, तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो भी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, अभी अपन करके आए ये सवाल, पाई आर एल होता है फॉर्मूला, बराबर में इसने 5400 पाई रख रखा है। ठीक है, 5400 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो भी, आर का मान आप निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि व्यास दे रखा है, व्यास है वो व्यास का जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 144 का आधा कर लो आप, 144 का आधा करोगे तो आपके पास में त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो ये 7 और 2 72 आ जाएगी। अब ये देखो भी 72 यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा तो वो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो त्रिक ऊंचाई इसकी कितनी आ जाएगी? 5400 अपॉन में 72। अब इसको काट दो भी, काटोगे तो 9 से काट दो, 9 8 72 और 9 6 54 यानी 600 आ जाएगा। अब फिर 600 को डिवाइड कर दो आप, 600 को 8 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा भी। 8 7 56 होते हैं और बच गया 4 8 5 40 यानी 75 इसकी क्या आ जाएगी? त्रिक ऊंचाई आ जाएगी। अब आपको पता है मैंने फॉर्मूला बता रखा है भी त्रिक ऊंचाई से ऊंचाई कैसे निकाले, तो ये हो जाएगा h बराबर क्या होता है? रूट एल की स्क्वायर और माइनस में आर की स्क्वायर। एल की स्क्वायर 75, 75 का स्क्वायर करोगे 75 इंटू 75 तो 5625 आ जाएगा। 5625 माइनस में 72 की स्क्वायर करोगे आप 72 इंटू 72 तो ये हो जाएगा 5184 आ जाएगा। किसके अंदर होगा? रूट के अंदर होगा। अब 5625 में से माइनस करना है 5184, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 441 मान आ जाएगा भी, वो भी रूट के अंदर आएगा। h बराबर, अब ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 441 है वो 21 का स्क्वायर होता है भी, तो ये हो जाए 21, तो यहां पे उसकी हाइट है वो 21 आ जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी किसी वर्त की एक त्रिज्या द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वर्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा ये बताना है भी। ये देख लो भी, ये एक आपका वर्त है, ठीक है, इस वर्त में ये कोई जीवा हो जाएगी और ये सेंटर बिंदु हो जाएगा भी। अब इस जीवा के द्वारा सेंटर के ऊपर बनाया गया कोण, जीवा के द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, ये कोण हो जाएगा। और ये यहां पे कोई बिंदु ले लेता हूं, इसने परिधि पे बोला है, परिधि पे किसी भी बिंदु पे, तो ये मान लो भी इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में इस प्रकार से, इसने क्या है परिधि पे कोण बना लिया, ये लो परिधि के ऊपर कोण बना लिया। अब देखो भी एक चीज ध्यान से सुनना भी, किसी जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त की परिधि पर बनाए गए कोण से क्या होता है? दुगुना होता है। अगर ये x है ना तो ये कितना होगा? 2x होगा भी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, दुगुना होता है। यानी वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है वो वर्त की परिधि पे बनाए गए कोण से दुगुना होता है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये आपका परिधि का, यानी इसने पहले परिधि बोला ना, वर्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का कितना अनुपात होगा, तो पहले केंद्र का पूछा है, तो केंद्र का जो कोण अगर 2 है तो परिधि का कोण 1 हो जाएगा भी, तो इसके बीच में जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है बी पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। अब पी की जो परीक्षा है वो गुरुवार को है भी, तो पी की परीक्षा है वो गुरुवार को है, तो ये 2 थर्सडे को आ जाएगी। उसके बाद में इसने बोला भी यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है और टी से पहले किसी दिन है, तो यू की जो परीक्षा है वो आर के तो बाद में है, जस्ट बाद में नहीं बोला इसने, आर के बाद किसी दिन है और टी से पहले किसी दिन है। उसके बाद में अगला इसने कंडीशन दिया वी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन है लेकिन क्यू से पहले है, तो वी की जो परीक्षा है वो एस के तो बाद में आएगी, लेकिन क्यू से पहले आएगी। उसके बाद में एस की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है,
तो P ये रहा भी, P के बाद में 3 दिन बचे हैं, कौन कौन से, एक तो आपका फ्राइडे बच गया, एक आपका सैटरडे और एक आपका संडे बच गया। ठीक है, तो रेगुलर कंटिन्यू रख दो इसको एस, वी और क्यू, क्योंकि एस की जो परीक्षा है वो P के बाद किसी दिन है, P के जस्ट बाद में ही होगी भी, तभी ये है वो तीनों एक साथ में आएंगे। उसके बाद में इसने क्या बोला, ये स्टार्टिंग का आपका मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया और वेडनेसडे हो गया, ये यहां पे बच गए, तो ये आ जाएगा आपका स्टार्टिंग का, फिर आर और यू और ये टी आ जाएगा भाई। अब इसने देख लो भी, ये हो जाएगा, पूछा क्या है, तो वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, वी आपका ये रहा भी, इससे पहले कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 व्यक्तियों की है भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, तो वो 28,275 को किया गया है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना अप्रैल 2025 में न्यायमूर्ति B.R. गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है, और जो नियुक्ति के बाद में कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे भी। आगे देखो भी, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो 33% सीटें हैं वो आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है, तो वो 100% लक्ष्य रखा गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, PQRSTU-V एक गोल मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी, तो टोटल 7 कैंडिडेट आपके पास में, 7 आप सीट बना लो भी इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और ये 7। अब देखो भी, इसने बोला भी टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो मैं टी को यहां पे बिठा देता हूं, तो टी का बायां कौन सा होगा, ये बायां होगा, ये कौन सा होगा, बायां, और टी के ये वाला कौन सा होगा, ये वाला दायां होगा, ये वाला दायां हो जाएगा। अब देखो भी यहां पे टी और आर के बाएं केवल क्या है, टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आर यहां पे आ जाएगा, तो एक व्यक्ति बीच में आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी क्यू है ना, वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है भी, क्यू है वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। अब P एक बार इसको होल्ड पे रख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहां पे रख सकते हैं भी Q, P है वो Q के दाएं तीसरे बैठा है, तो मैं Q को यहां पे रख देता हूं, और Q का दायां कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, पहला दूसरा और तीसरा P यहां पे आ जाएगा भी। ठीक है, अब कोई भी कंडीशन, बहुत सी कंडीशन बन रही है इसकी, कहीं पे भी बैठ सकता है ये। आगे इसने बोला भी U V के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है भी, U है ना वो V के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। अब मैं V को यहां पे बिठा दूं, तो पहला दूसरा और तीसरा U आपका यहां पे आ जाएगा भाई, U है वो यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, Q है ना वो U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है भी, Q है वो U के दाएं ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो इसका मतलब है वो यहां पे तो नहीं आ सकता, फिर यहां पे तो आपका नहीं आ सकता, लेकिन इनकी सीट है वो अपन चेंज कर देते हैं, P और Q की सीट चेंज कर देते हैं। अगर मैं Q को यहां पे बिठा दूं, Q को मैं यहां पे बिठा दूं, Q और P, Q P के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो Q का दायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे तीसरे स्थान पे बैठा है भी, तो ये भी नहीं होगा भी। एक बार इसको होल्ड पे रखो भी। अब इसने बोला T के बाएं से गिने जाने पर R और T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, Q P के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, P के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, इसको एक बार होल्ड पे रखो आप। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला भी U V के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। अब अगर मैं इस Q को पहले बिठा दूं, Q है ना वो P के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, अगर मैं P को यहां पे रखूं तो पहला दूसरा और तीसरा Q यहां पे आएगा आपका, Q P के, तो P को अगर मैं यहां पे रखूं तो ये हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा, Q आपका यहां पे आ जाएगा तीसरा। उसके बाद में इसने क्या बोला है, U है ना वो V के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो V को मैं यहां पे रख दूं तो U V के पहला दूसरा और तीसरा यहां पे U आ जाएगा आपका। ठीक है, U है ना वो V के बाएं से तीसरा बैठा है, तो V का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा U यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी U Q के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, U है ना वो
Q है वो U के दाईं और तीसरे पड़ोस में बैठा, ठीक, तो ये पड़ोस में आ जाएगा Q, कोई दिक्कत नहीं है। आगे S U का निकटतम पड़ोसी है भी, S है ना वो U का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे S आ जाएगा। तो S के दाएं से गिनने पर S और T के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो S का दायां ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 व्यक्ति बैठे हैं भी। S और T के बीच में क्या 4 व्यक्ति बैठे हैं हमारे अनुसार, तो फिर गलत कर दिया हमने। अब इसको दोबारा से देखो भी, दोबारा से बनाते हैं सारे को। अब ये अपने पास में एक सर्कल है और इस पे टोटल कैंडिडेट कितने भी, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, टोटल 7 सीट बना लेते हैं। ये लो 7 सीट अपनी बन गई। अब देखो भी इसने क्या बोला, टी के बाएं से गिनने से आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मैं टी को यहां पे बिठा देता हूं। टी का बायां ये होगा तो पहला, और यहां पे आपका आर आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है क्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है भी। क्यू है ना वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं पी को यहां पे रख दूं तो पी का दायां कौन सा होगा, ये होगा, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। क्यू आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला भी, यू वी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं यू को यहां पे बिठा दूं, वी को यहां पे बिठा दूं, वी को यहां पे बिठा दूंगा तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यू आपका यहां पे आ जाएगा भी। यू है वो आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी क्यू है ना वो यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है भी। क्यू है वो यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो दाएं पड़ोस में बैठा है भी, ये दो, ठीक है। आगे इसने बोला भी एस है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी। एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो लेकिन एस यहां पे आ सकता है। आगे इसने बोला भी एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति है दाएं से गिनने पर, तो एस का दायां ये होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कैंडिडेट है भी। ये 3 कैंडिडेट है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी, तो उसकी चाल दशमलव के साथ एक स्थान तक पूर्णांकित मान ज्ञात करना है आपको। देखो भी मैंने मान लिया भी 1 घंटे 5 मिनट तक उसने साइकिल चलाया, तो वो मैंने मान ली भी उसने x किलोमीटर दूरी तय की, तो शेष दूरी कितनी बच गई, शेष दूरी 37 माइनस x बची हुई। टोटल दूरी आपके पास में 37 किलोमीटर है। उसमें से उसने 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाई, तो साइकिल के द्वारा उसने x किलोमीटर दूरी तय कर ली, और शेष दूरी है वो आपके पास में 37 माइनस x बच गई। अब इसने एक हिंट दिया आपको, उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो शेष दूरी की, शेष दूरी ये है 4/3 है, तो शेष दूरी की 4/3 है, तो ये लो इसकी 4/3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 7 चौके 28, 4 12 और 2 14, 148 माइनस में 4x, ये माइनस का 4x है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में x बराबर कितना आ जाएगा, तो 148/7, 148/7, तो 148 में आप 7 का डिवाइड कर दो भी, तो ये आपके पास 21.14 आ जाएगा भाई, 21.14 आ जाएगा, या फिर इस प्रकार से रख सकते हैं आप। अब देखो भी ये उसने 148/7 किलोमीटर, 148/7 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने समय में तय की, तो 1 घंटे 5 मिनट में भी। हमने यही माना था भी साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x है। अब आपको तो चाल ज्ञात करनी है ना, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में 148/7 और समय कितना है, समय आपके पास में 1 घंटे 5 मिनट है। अब 1 घंटा 5 मिनट को आप सेकंड में घंटे में चेंज करो 5 मिनट को, तो 1 से 5/60 लिख सकता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 एकम 60 और 5 65/60 हो जाएगा, तो इंटू 65/60 है वो आपका 60 ऊपर चला जाएगा भी। अब देख लो भी 148 इंटू 60, तो आपके पास में 8880 आ जाएगा भाई, 8880 अपॉन में 7 5 35 5 और 28, 7 5 35 5 3 और 28 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 28 और 3 31, 315 का भाग दे दो, इस पे डिवाइड कर दो 315 का, तो ये 28 कितना आ जाएगा, 315 से डिवाइड करोगे तो 7 के 42 होते हैं ना, 7 के 42 में आप 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45, 415 का भाग देना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास में 42 और 3 45, तो यहां पे आपके पास में मान आ जाएगा ये 455।
455 का भाग दे दो भी इसमें, कितने में 8080 के अंदर भाग दे दो 455 का, 19.51 आएगा। कितना आएगा? 19.51 आ जाएगा भी, ठीक है। ये आपके पास में मान हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए पराये एक्सेस किए जाने वाला डेटा को संग्रहित करना। त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए पराये एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना ही क्या है? ये कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है। भी चीजें समझ में आई क्या? और वैसे कैश मेमोरी है वो कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी होती है। भी आगे देखो, नेक्स्ट है, अब इसमें क्विन का आपको कोड बताना है। भी दोनों में देख लो भी, इसमें आपका क्विन आ रहा है क्या? ये देखो इसमें क्विन आ रहा है भी आपका, तो यहां पे भी क्विन है वो कॉमन है, यहां पे भी क्विन कॉमन है, और इसमें यहां पे भी क्विन कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो दोनों में कुछ ना कुछ कोड कॉमन आएगा। ये देखो SQ, और यहां पे भी क्या है? SU। तो ये हो जाएगा आपके पास है SU, क्विन का कोड हो जाएगा। भी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर की दूरी पर है। मैंने मान लिया भी ये मीनार है, और ये मीनार का जो उन्नयन कोण है वो भूमि के साथ में कितने का लग रहा है? ये 30 डिग्री का लग रहा है। ये लो 30 डिग्री का, ठीक है। और ये जो बिंदु है वो मीनार से 48 मीटर की दूरी पर है। अभी अब इसके अंदर अपन tan के अकॉर्डिंग है वो आपको तो क्या है? हाइट ज्ञात करनी है, h मान लो इसको, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा? अभी लंब बटा आधार होता है भी, LAL लाल बटा कक्का, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो tan के अंदर है वो रिलेशन होता है लंब बटा आधार का। लंब कितना है? h, और आधार कितना है? 48 है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। भी 1/√3 बराबर में कितना आ जाएगा? h/48 हो जाएगा। अब इधर 48 जाएगा तो ये हो जाएगा h बराबर आ जाएगा 48/√3। अब ये तो मान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करवा दो। भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 48, कितना आ जाएगा भाई? 48√3 अपॉन में √3 का √3 के साथ में गुणा 3 से काटोगे तो ये 16 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 बार, तो ये हो जाएगा 16√3 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? तो वो बाबर था। भी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित था? 2020 में ये सीधे यात्री उड़ाना है वो 2020 में बंद कर दिया था भारत और चीन ने। अब 2025 में वापस उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। आगे देखो, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या होती है? तो प्रमुख बाधा शुष्क भूमि यानी जल की कमी, तो जल की कम उपलब्धता 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें स्तर में भागीदार की थी? तो वो था अन्नपूर्णा देवी। कौन थी भी? अन्नपूर्णा देवी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो वो 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। सहकारी कानून है वो 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेंगे। भी एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने आपको आई बटन पर दिया है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है। भी उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा बढ़िया तरीके से, और आप उनकी बढ़िया तरीके से कॉपी निकलवा सकते हैं।
आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को याद कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नोट्स है ना तीनों, ये आपकी 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं अभी, ठीक है। और ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। 25 में से आप 20 प्लस सही क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। लेकिन शर्त ये है तीनों नोट्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, हिंदी लैंग्वेज के अंदर है भी ये। अब देखो भी क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, ये खाली करने वाला है। ये 10 मिनट में भरेगा, ये 20 मिनट में खाली कर देगा भी। तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 20 इसका एलसीएम आ गया। ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालेगा और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो देख लो भी 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी जा रहा है, 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी अंदर जा रहा है। तो 20 लीटर आपको पानी डालना है, तो 20 लीटर पानी 20 मिनट में चला जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 956 है। दूसरा अंक कौन सा है? 5 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 156 है। और इसका पहला अंक क्या है? 1 है। तो यहां पे योग करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी 12 विद्यार्थियों की संख्या के विषय में अंक आपको दे रखे हैं, जहां x और y न्यूनतम और उच्चतम अंक है भी। यानी x है ना वो तो न्यूनतम हो जाएगा और y है वो अधिकतम अंक हो जाएगा। यदि अंकों का प्रास क्या होता है? अंकों का प्रास ये होता है जो अधिकतम मान है ना, अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर होता है भी। अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? प्रास कहलाता है। और औसत क्रम से कितने? 70 और 64 है। तो क्रमिक युग्म आपको ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखो भी अब इसमें y तो क्या है? अधिकतम है भी। x और y क्रम से न्यूनतम और उच्चतम है, तो y तो उच्चतम है और आपका x है वो क्या है? न्यूनतम है। और बीच का अंतर कितना दे रखा है? 70 दे रखा है इसने भी। प्रास क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम का बीच का अंतर होता है, तो 70 रख दिया। अब देखो भी 64 आपको टोटल औसत दे रखा है, तो 64 इंटू टोटल आपके पास में 12 कैंडिडेट है, तो 12 से गुणा करवा दो भी। 48 6 4 हो जाएगा और 12 6 की 72 और 4 कितने हो जाएंगे भी? 76, यानी 768 आ जाएगा भाई, 768 आ जाएगा। अब देखो भी आपको क्या करना है, आपको इन सभी अंकों का योग ज्ञात करना है भी। इन सभी अंकों का योग ज्ञात करना है। तो इन सभी अंकों का योग आपके पास में आएगा x प्लस वाई प्लस में 648, ये योग आ गया। हमारे अनुसार इसका योग x प्लस वाई प्लस 648 आया, लेकिन अभी अपन ने इस औसत से निकाला तो इसका योग टोटल कितना है? 768 आया। तो x प्लस वाई का मान आप निकाल सकते हैं ना। x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? ये 648 इधर जाएगा तो 0 और 2 और 120 आ गया। यानी x प्लस वाई का योग कितना आ गया? 120। x प्लस वाई का अंतर कितना आ गया? 70 आ गया। तो यहां से ये लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर में 120। अब क्या करोगे? अब आपको क्या करना है, यहां पे अगर आप जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे, जोड़ करके आधा करोगे, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, दोनों को घटाओ और आधा कर दो तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो यहां पे y यानी 2y, y x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास में 190 हो जाएगा भी, 190। तो y का मान कितना आ जाएगा? तो 95 आ जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ यहां पे घटा करके आधा करोगे तो आपके पास में 2x है। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 50 और x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? तो x बराबर आपके पास में 25 आ जाएगा। तो x का मान 25 हो जाएगा और y का मान है वो 95 हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है भी, 851 किलोमीटर है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपको सरल करना है भी, यहां पे 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर है। इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, इस प्रकार से ओपन होता है ये। तो यहां पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की स्क्वायर और प्लस में 9 और प्लस में कितना हो जाएगा? 3 2 6 6 2 12x और बराबर यहां पे बराबर नहीं है, माइनस है भी, माइनस
और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में एक्स की स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भी, अब ये माइनस बाहर है, गुणा है, माइनस से गुणा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4x की स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 12x और माइनस का x की स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2x। अब देखो भी माइनस का x की स्क्वायर है और यहाँ पे 4x की स्क्वायर है, तो ये बचेगा आपके पास में 3x की स्क्वायर। उसके बाद में 12x है प्लस का और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो प्लस का 10x बच जाएगा भी, 12 में से 2 जाएगा तो 10x बचेगा। और उसके बाद में 9 प्लस का और यहाँ पे माइनस का 1 है तो प्लस का 8 बचेगा, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया भी, हैदराबाद 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या करना आता है, आपको बहुलक दे रखा है भी, बहुलक कितना है 140 दे रखा है। अब बहुलक वर्ग निकालना आपको, तो बहुलक वर्ग कौन से में आ जाएगा? तो बहुलक वर्ग है ये आपका आ जाएगा 140 और 145 के बीच में आ जाएगा। 140 और 145 के नहीं, कौन से में आएगा ये आपका 140 आपका बहुलक दे रखा है, तो ये 135 और 140 में आ जाएगा भी 135। अब इसके अंदर देखो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भी, यहां पे आपको बहुलक दे दिया भी कितना है 140 है। अब अगर आपको बहुलक ये मान ले भी 135 दे दिया हो तो आप बहुलक वर्ग कौन सा लोगे भी? आपको बोल दे भी 135 बहुलक है, तो आपको जो लास्ट यानी 135 बहुलक है ना, तो ये उस वर्ग की लास्ट सीमा होनी चाहिए। तो यहां पे 140 बहुलक वर्ग दे रखा है, तो 140 बहुलक वर्ग है वो कहां से कहां तक होगा? तो ये आपके पास में मान हो जाएगा नहीं 100 लास्ट सीमा नहीं, पहली सीमा स्टार्ट वहां से होना चाहिए भी। तो 135 अगर बहुलक वर्ग है तो आपका बहुलक कौन सा बहुलक वर्ग कौन सा आ जाएगा? तो 135 से 140 आ जाएगा। अगर आपको यहां पे 140 दे रखा है तो कौन सा हो जाएगा फिर? ये 140 से 145 हो जाएगा भी, 140 से 145 हो जाएगा, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। फिर जो आपको मान दे रखा है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। बहुलक 140 दे रखा है तो 140 से 145, तो 140 आपका बहुलक वर्ग आ जाएगा। 140 से 145, 135 अगर आपको बोले तो 135 से 140, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस में और F0 माइनस में F1 और अपॉन में आपके पास में मान क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा F1 और अपॉन में हो जाएगा 2F0 माइनस में F1 और माइनस में F2 और इनटू आपका आ जाएगा H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है भी। ये आपका जो बहुलक वर्ग होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी F0 होती है भी, और उससे पहले वाली F1 होती है और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है भी। तो अब इसके अंदर मान रख दो भी, L कितना आ जाएगा? लोअर लिमिट होती है 140 है और प्लस में F0 कितना है? X है, माइनस में F1 कितना है? 33 है, अपॉन में 2F0 तो यानी 2x माइनस में 31 माइनस में 33 और इनटू आपका यहां पे आ जाएगा 5 और बराबर में आपके पास में क्या है भी 140 है। अभी 140 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 140 प्लस और 140 माइनस तो यानी 0 हो जाएगा मान। उसके बाद में ये देखो भी, ये आपका 2x माइनस 31 माइनस 33, अब ये क्या है? यहाँ पे भाग में है और इधर जाएगा बराबर से दूसरी साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मान 0 रखा है पहले से। 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका भाग में चला जाएगा, और ये मान आपके पास में इस प्रकार से बन गया। अब भी x माइनस में 33 और इंटू 5 है, बराबर में आपका 0 है। अब ये 5 यहाँ पे क्या है? गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 33 आ जाएगा अभी।
x बराबर 33, x माइनस 33 है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये 33 प्लस का हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि प्रबंधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? तो 90% हो जाएगा। आगे देखो, यदि संख्या आपको दे रखी है, इसमें सम में आपको 2 जोड़ना है और विषम में 1 घटाना है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अक्षर 1 से अधिक बार आएंगे? तो सम संख्या उसमें 2 जोड़ना है भी, तो ये हो जाएगा 8 और 0 और ये हो जाएगा 4, 6, 8 और 3 चला जाएगा आपका -1 करोगे 2 और ये हो जाएगा 4। अब 1 से अधिक बार कितने अंक आए? तो एक तो आपका 8 है वो 1 से अधिक बार आ गया और एक आपका 4 है वो 1 से अधिक बार आ गया, तो आपका राइट आंसर होगा 2 ऐसे अंक है जो अधिक बार आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें युगलों के बीच में विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो होता है जट जटिन। क्या होता है भाई? जट जटिन लोक नृत्य होता है जिसके अंदर है वो विवाहित जोड़ा होता है, वो प्रेम और तकरार दोनों को क्या कर देता है? प्रदर्शित करता है। आगे देखो भी, एक विक्रेता 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचती है जिससे उसे 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी ये आपको बताना है। देखो भी 5 जो चॉकलेट है वो 1 रुपए में खरीदी गई, तो 1 चॉकलेट है वो कितने रुपए में बेची गई? तो 1/5, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया अभी। यानी 1 चॉकलेट का 5 चॉकलेट है वो 1 रुपए में बेची इसने, तो 1 रुपए में 1 चॉकलेट है वो कितने रुपए में बेची? तो 1/5 रुपए में बेची। अब 40% का लाभ है तो 4/10 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/5 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 इसको लिख दिया हमने। अब देखो भी, हमारे अनुसार उसका 5 रुपए क्या है भी? कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो बेचेगा कितने में? 6 रुपए में बेचेगा। सॉरी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 7 रुपए में बेचेगा। फिर भी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ और बेचेगा कितने में? 7 रुपए, तो ये 7 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखो भी, यहां पे हमारे अनुसार 1/5 उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन पर्सन के अनुसार 7 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। आपको 1 का मान चाहिए, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5 इंटू 7। आपको क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य है कितना? 5, तो इंटू कर दो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7। 1/7 का मतलब हो गया भी 1 रुपए में उसने 7 टॉफी खरीदी थी भी, और बेच कितनी रहा है? तो 1 रुपए में 5। आगे देखो नेक्स्ट है, एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना भी। एक टैक्सी यहां पे है, ये मान लो एक टैक्सी आपकी यहां पे है, टी से टैक्सी, और दूसरी टैक्सी है वो यहां पे है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल सकते हैं क्या? दोनों की चाल समान है, 74 किलोमीटर पर घंटा है। अब दोनों है वो 28 मिनट के अंतराल पर निकली है। ये जब निकली उसके 28 मिनट बाद में ये टैक्सी निकली है, तो मेरे को आप बता सकते हो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 74 इंटू आप 28, 74 इंटू 28 और डिवाइड 60 कर दो भी, तो ये आपके पास में 34.53 आ जाएगा। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 34.53 किलोमीटर आ जाएगी। यानी 28 मिनट में उस टैक्सी ने 74 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 34.53 किलोमीटर की क्या है दूरी कवर कर ली। अब एक आदमी आ रहा है यहां से एक आदमी आ रहा है वापस किस ओर? टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है। अब जब ये टैक्सी इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाती है ना, उसके 10 मिनट बाद में ये टैक्सी इसको क्रॉस कर जाती है भी। तो कहने का मतलब ये है भी ये 34.53 किलोमीटर जो दूरी है ना, वो ये टैक्सी और ये आदमी दोनों की दिशा विपरीत है। कितने मिनट में कवर कर लेते हैं? 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। टैक्सी की चाल क्या है? 74 किलोमीटर पर घंटा है, 74 किलोमीटर पर घंटा है,
और यहां पे आदमी की चाल में क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। सापेक्ष चाल जुड़ेगी क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, तो ये हो जाएगा 74 प्लस में एक्स। ये क्या है, सापेक्ष चाल आ गई। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है, दूरी आपके पास में 34.53 और समय कितना आपके पास में 10 सेकंड है। अब इस 10 सेकंड को आपको क्या बनाना है, घंटे में चेंज करना है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 10 से और इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो भी। अब आपके पास में मान आ गया अभी 34.53 को 6 से गुणा कर दो भी। 34.53 को 6 से गुणा करोगे तो 207.18 आ जाएगा, यानी 74 प्लस में एक्स बराबर में कितना आ जाएगा 207.18। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये 74 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो माइनस 74, तो ये आ जाएगा 133.18 किलोमीटर पर घंटा है। वो किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल है। ठीक है, चीजें समझे क्या, तो लगभग में आपका मान इतना आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो नियम लागू कर दो भी, जिस प्रकार से हैज और हैज किस गए, ये आपको ऑप्शन उठा के रखने पड़ेंगे। और जो सीक्वेंस यहां पे चल रही है ना, प्लस कर रहा है या फिर माइनस कर रहा है, वही प्रोसेस यहां पे चलेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं पहला ही ऑप्शन उठाऊंगा HNT है, हैज किस गए मैंने HNT रख दिया और आगे मेरे को दे रखा है LPR। ठीक है, इसी प्रकार से PSV और यहां पे प्रतिशत किस गया TUT रखना है, TUT रखना है। देखो भी दोनों में समान प्रोसेस लग रही है क्या, इसमें प्लस 4 कर दिया, 14 और 2 16, प्लस 2 कर दिया और प्लस माइनस 2 कर दिया, माइनस 2 कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो भी, यहां पे ये क्या कर रहा है, प्लस 4 कर रहा है भी, यहां पे भी ये प्लस 4 कर रहा है और आगे भी ये क्या कर रहा है। अब देख लो दोनों में समान यहां पे नियम लग रहा है भी, इसमें भी प्लस 4 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2, इसमें भी प्लस 4 प्लस 2 और माइनस 2, दोनों में समान लगना चाहिए। तो हैज का यहां पे उठा लेना, ऑप्शन उठा के देखना पड़ेगा आपको, और प्रतिशत की जगह वो ये ऑप्शन आपको रख के देखने पड़ेंगे भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको वही प्रोसेस करनी है दोबारा से भी, हैज की जगह में यही ऑप्शन उठा लेता हूं भी, एक्स क्यू और बी। अब इसको ये AND लिखेगा, AN और D। इसी प्रकार से यहां पे RW और X, अब इसको क्या लिखेगा, ये लिखेगा UT और Z, यानी प्रतिशत की जगह UTZ रख दिया। अब इसमें देखो भी क्या कर रहा है, ये एक में ये -2 कर रहा है, -3 कर रहा है, यानी -3 कर रहा है। उसके बाद में यहां पे क्या करेगा, ये यहां पे हो जाएगा, ये 17 पे आता है और यहां पे भी -3 किया इसने, -3 और 17 में से 3 गया 14, और फिर यहां पे इसने क्या कर दिया, +2 कर दिया। अभी अब इसमें देखो भी 18 है, 18 में ये क्या करेगा, यहां पे +3 कर रहा है ना स्टार्टिंग में, 24 और 3 27, +3 कर रहा है। तो यहां पे भी +3, 18 और 3 21, और यहां पे -3 और यहां पे +2। तो समान प्रोसेस लग रही है, तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो F आता है 6 पे, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो यहां पे आ जाएगा आपका J। C आता है 3 पे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 पे आ जाएगा G। उसके बाद में आगे देखो भी, A और 1 B और B और 1 C, C और 1 D, D और 1 E, तो यहां पे आ जाएगा E, यानी सभी में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, अभी +1 कर रहा है सभी के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे +1 हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। आगे इसमें बताना है भी, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से समान है और वो एक ग्रुप बनाते हैं, और इस अक्षर समूह में समान नहीं है वो आपको बताना है भी। K आता है 11 पे, G आता है 7 पे, E आता है 5 पे, W आता है 23 पे, S आता है 19 पे, Q आता है 17 पे, और 4 1 और 24, और यहां पे 19 15 और 13। अब इसमें देखो भी, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, -3 कर रहा है भी, और इसमें
-2 कर रहा है अभी। यहां पे ये क्या कर रहा है, तो ये आपके पास से -4 कर रहा है अभी, यानी 23 में से 4 गया 19, और यहां पे भी 4 माइनस कर रहा है अभी। यहां पे भी 11 में से 4 जाएगा तभी 7 बचेगा ना, यहां पे भी 4 माइनस कर रहा है, और यहां पे -2 कर रहा है अभी। यहां पे ये क्या कर रहा है, तो 4 में से 3 गया 1, और फिर ये यहां पे 23 प्लस कर रहा है अभी इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखें तो ये आपका हो जाएगा 19 में से 4 माइनस किया, 15 और 4 19 होते हैं, और फिर यहां पे इसने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। बाकी सभी में क्या कर रहा है अभी, -4 और -2 कर रहा है, लेकिन ये जो 3 नंबर है ना, इसमें -3 और यहां पे भी -3 कर रहा है अभी इसमें, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये असंगत है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें वही प्रोसेस करनी है, अभी हैज किस गया है, ये वाला ऑप्शन उठा के रखना है अब आपको। तो हैज किस गया, मैं बी, पी और जे रख देता हूं, और आगे आपको क्या लिखा हुआ मिला है, FLN, और इसी प्रकार से TXB, प्रतिशत की जगह आपको क्या रखना है, प्रतिशत की जगह ये रखना है X, T और F। अब देखो भी लॉजिक क्या लगा, यहां पे +4 कर दिया, 2 और 4 6, और यहां पे आपका -4 कर दिया, 16 में से 4 गया 12, और फिर यहां पे +4 कर दिया अभी। यही प्रोसेस यहां पे होगी, तो 20 और 4 24, X आ गया, और फिर -4 कर दिया, और फिर +4 कर दिया अभी। देख लो दोनों के अंदर वो समान है, नियम लागू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे आप एल्शियम ले लो 6, इसका एल्शियम ले लो 6, तो ये हो जाएगा, बाकी सभी के नीचे है वो आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 7 42, 420 आ जाएगा। आगे देखो यहां पे प्लस और 72 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 6 नियम 54 5, और 6 2 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 174, और माइनस का 6 3 18 180 आ जाएगा अभी। उसके बाद में आगे देखो भी, जो प्लस का है ना वो उसको एक तरफ जोड़ लो आप, तो 420 प्लस में 72 और प्लस में 174, तो ये कितना आ जाएगा अभी, ये आपके पास में आ जाएगा 6 6 6 माइनस में 180 अपॉन में 6। अब माइनस का 180 486 अपॉन में 6 बराबर में 8 और 6 कम 6 81। राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या है, यानी पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था, तो बैक्टीरिया संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी भी ये, ठीक है। 2023-24 के संशोधित प्राकलन से 2024-25 के बजट प्राकलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो -70% परिवर्तन हुआ अभी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई, तो ये मालदीव में आयोजित की गई। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित विट्रिकल प्लेनेटरी मिक्सर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था इसका, तो ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य था। अभी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। अब ये आपके पास में 7 कैंडिडेट हैं जिनकी परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक ही अलग अलग दिन है। तो एक्स की जो परीक्षा है वो सप्ताह के तीसरे दिन है। अभी एक्स की जो परीक्षा है वो सप्ताह के तीसरे दिन है, तो फिर 1 2 और 3, तो एक्स की परीक्षा कब होगी, वेडनेसडे को, यानी बुधवार को हो जाएगी। भी आगे इसने क्या बोला है, एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो टी फिर नीचे ही आएगा, टी नीचे ही आएगा, 1 2 और 3, यहां पे टी आ जाएगा। भी तो ये आ जाएगा आपके गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और द्वितीयवार, तो टी है वो संडे को आ जाएगा। भी टी है वो संडे को आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, जेड की परीक्षा वी के ठीक बाद है। भी जेड की परीक्षा वी के ठीक बाद है और वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद है। भी
अब इसके अंदर देखो भी z की जो परीक्षा है ना वो v के ठीक बाद है और y की जो परीक्षा है वो z के ठीक बाद है भी। तो z की परीक्षा v के ठीक बाद, ये लो z की परीक्षा v के ठीक बाद है और y की परीक्षा है वो z के ठीक बाद है। तो यहां पे तीनों के तीनों साथ में आएंगे, तो v आपका यहां पे, z आपका यहां पे और y आपका यहां पे। उसके बाद में दो कैंडिडेट और बच गए। इसने क्या बोला है, W की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो फिर W की परीक्षा मंगलवार को है, फिर ट्यूसडे को W की परीक्षा है। ये आपका थर्सडे हो जाएगा, ये फ्राइडे और ये सैटरडे हो जाएगा भी, शनिवार। अब एक कैंडिडेट बच गया, इसने गुरुवार को ही पूछा है, गुरुवार को किसकी परीक्षा है, तो V की परीक्षा है वो गुरुवार को है भी, V की परीक्षा गुरुवार को हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित दी गई, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। V आता है 22 पे, 22 में से 4 माइनस किया 18, 18 में से 4 माइनस किया 14, 14 में से 4 माइनस किया 10, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6, 6 पे आ जाएगा F, यानी क्या कर रहा है, -4 कर रहा है। C आता है 3 पे, 3 में आपने 4 माइनस किया, Y आ गया, Y में से 4, Y 25 पे आता है, 25 में से 4 माइनस किया 21, 21 में से 4 माइनस किया 17, 17 में से 4 माइनस करोगे 13, 13 पे आ जाएगा आपका M, यानी इसमें भी क्या कर रहा है, ये 4 माइनस कर रहा है। उसके बाद में J आता है आपका 10 पे, 10 में से 4 माइनस किया 6, 6 में 4 माइनस किया 2, 2 में 4 माइनस किया तो ये 24 और 24 में 4 माइनस करोगे तो आपका T 20 आ जाएगा भी। तो सभी में क्या कर रहा है, ये 4 माइनस कर रहा है भी, तो आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी समीकरण x² - 2x + 13 का विभक्त कर यानी उल्टा कर बताना आपको, उल्टा मान क्या होगा इसका। साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल होंगे। तो देखो भी ये विभक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0 होता है भी। अगर b² - 4ac का मान है वो बराबर 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है भी आपका जो मूल है वो वास्तविक होगा और समान होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर b² - 4ac का मान है वो 0 से बड़ा जाता है तो इसका मतलब है भी मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे भी, असमान होंगे। अगर b² - 4ac का मान है वो 0 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब है भी मूल है वो आभासी होंगे, आभासी काल्पनिक मूल होंगे भी, ठीक है, कोई भी वास्तविक नहीं होगा। अब b कौन सा है इसके अंदर, तो यहां पे आपका a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है। तो ये हो जाएगा आपके पास है b का मान 2 है तो ये हो जाएगा 4, माइनस का 2 है तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और फिर माइनस है ये हो जाएगा 13 चौके 52, तो यहां पे a का मान 1 ही है तो ये हो जाएगा 52 और बराबर में 0, तो आपके पास में 8 और 48 यानी माइनस का 48 बराबर 0। अब मेरे को ये बताओ भी मान 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, तो ये मान 0 से छोटा है और मैंने क्या बताया था 0 के समान आए तो मूल वास्तविक होंगे, और यहां पे अगर 0 से बड़ा आए तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, और 0 से छोटा आए तो आभासी होंगे, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और मान कितना है -48 आएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से किस एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अर्धभावी होने का प्राधिकार दिया गया है, तो वो चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत दिया गया है। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें m का मान ज्ञात करना है आपको, m का मान ज्ञात करना है तो यहां से अपन ज्ञात कर सकते हैं क्या, इसमें देखो भी 29 यानी 29/4 और ये पावर 3 है और ये पावर 2 है, तो 2 पावर से आपकी ये 2 पावर कैंसिल होगी और यहां से ये 29 की पावर से ये कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब यहां पे भी 29 की पावर 1 बची है और यहां पे 4 की पावर 1 बची है, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या रखा है 29 की पावर इंटू 4 और ये 29/4 और इसकी पावर 11 है, बराबर में इसने रख दिया 4/29 और इसकी जो पावर रखी है वो 9m प्लस में 2 रख दी हुई। अब देखो भी 29 की पावर 1 ये है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो ये आ जाएगा आपके पास में, इसको मैं संख्या को चेंज कर दूं तो ये आपके पास में पहले तो ये बनेगा 29 की पावर 4 और 29/4 की पावर 12 यानी 11 तो ये है और 12
एक पावर यहां पे बची हुई थी, टोटल 12 हो जाएगी, आधार समान होने पर घातें जुड़ेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज करूं तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लेके आ जाऊं तो ये मेरे पास में बन जाएगा माइनस का 12, भी पावर चेंज हो जाएगी ना, माइनस की हो जाएगी पावर, और बराबर में 4/29 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 9m प्लस में 2, आधार समान है तो घाते भी समान कर दो, तो -12 बराबर में 9m प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो ये किसका बनेगा भाई, प्लस का बनेगा। 2 आपका इधर दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा तो 9m प्लस में 2 है, इस 2 को इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में -14। अब इसके अंदर देखो भी ये मान 7 है यहाँ पे, ठीक है, 2 नहीं है 7 है, तो ये 2 नहीं है 7 है तो इसमें 7 रख लो भी, ये प्लस में 7 और 2m प्लस में 7, तो ये आ जाएगा 7 इधर जाएगा तो आपका 7 और 12 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे भी, तो ये आपके पास में प्लस का 7 है तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस का 19 बराबर में 9m, तो m बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 19/9, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है x अनुपात y का मान आपको 2:5 है, y अनुपात z का मान 4:7 है, तो पहले x y z का अनुपात ज्ञात कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2:5 और ये हो जाएगा 4:7, क्योंकि मैंने क्या है y की जगह ये x अनुपात y है भी, ठीक है, x अनुपात y अनुपात z, ये z का अनुपात है, तो मैंने x y की जगह x y का अनुपात रख दिया और y z की जगह y z का अनुपात रख दिया भी। अब इसमें देखो भी इस प्रकार से उल्टे अंक की तरह वो इसमें गुणा करवा दो भी, 7×5 = 35 और 5 का 20 और 4 2 8, तो ये आपके पास में x y और z का अनुपात आ गया 8:20:35। अब इसमें 15,120 को डिवाइड करना है भी इसी अनुपात में, तो ये हो जाएगा 5 और 8 13, 5 और 8 13 और 3 और 2 5 और 1 6 63, यानी 6300 बराबर 63 बराबर कितना हो जाएगा 15,120। 15,120 के अंदर आपको भाग देना है 63 का, 240 आ जाएगा, तो एक का मान आपके पास में कितना आ गया 240 आ जाएगा। आपको मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड की राशि, तो 8 से गुणा करोगे तो x की राशि आ जाएगी 0, 8 चौका 32 3 और 8 2 16 और 3 1920। देख लो भी इसमें 1920 नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1920 एक ही राशि आ रही है। आगे देखो बाकी अगर आपको y और z की ज्ञात करनी है तो y के अनुपात से गुणा कर दो और z के अनुपात से गुणा कर दो भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था भी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का प्रकाशन कब करवाया, तो 1872 में करवाया था भी, ठीक है। मेंडलीफ के समय जब उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो मेंडलीफ के समय वो 63 तत्व ज्ञात थे भी, 63 तत्व ही ज्ञात थे। उसके बाद मेंडलीफ ने अपना जो आवर्त नियम दिया था वो 1869 के अंदर दिया था भी, 1869 के अंदर दिया था भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो वो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है भी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है आधुनिक। और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, तो मोजले को कहा जाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है हेनरी मोजले। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उनमें से एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर पानी की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो भी यहां से अपन क्या कर लेते हैं, ए और बी की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। भी आपके पास में क्या है, बी एक 3700 लीटर की टंकी है, उस 3700 लीटर की टंकी को आप पाइप ए है वो भरने में 9 घंटे लगता है और पाइप बी है इसी टंकी को भरने में 6 घंटे लेता है। तो मेरे को यह बता दो उसकी धारिता कितनी, क्षमता कितनी आ जाएगी। तो पाइप ए की जो क्षमता है वो 3700/9 आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो पाइप है वो उसकी क्षमता 3700/6 आ जाएगी। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, दोनों को मिलकर के, दोनों पाइपों को मिलकर के 6400 लीटर की एक टंकी भरनी है। तो ये 1 मिनट के अंदर वो इतना पानी
डालता है और बी है वो 1 मिनट में इतना पानी डालता है, तो यहां पे फिर क्या करेंगे, जोड़ दो 1 मिनट के अंदर दोनों कितना पानी डालते हैं, दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा भाई, 9 2 18 और 0 0 14 और 6 और 1 7 7400 प्लस में 0 0 और 21 2 और 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। तो ये आपके पास 7400 में 7400 प्लस में आपको करना है 11,000 11 और 100 18,500 आ जाएगा भाई, 18,500। ये इसकी दोनों की 1 मिनट के अंदर पानी डालने की क्षमता आ गई हुई, यानी 1 मिनट के अंदर दोनों पाइप है वो कितना लीटर पानी डालेंगे, तो 18,500। आपको डालना कितना है, तो 64,000 लीटर पानी डालना है। 1 मिनट में इतना डालते हैं भाई, 1 मिनट में इतना लीटर पानी डालते हैं, तो 1 लीटर पानी कितने में डालेंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास में 18,500 और इंटू 18। तो जो कट रहा है वो काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, आप 2 0 से 2 0 काट दो, 64 का 18 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1152 आएगा भाई, 1152 अपॉन में क्या है 185। तो इतने मिनट के अंदर है, इतने घंटे के अंदर वो पानी टंकी है वो 6400 लीटर की है, वो भर जाएगी भी। आगे देखो, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था, तो वो पटियाला के भूपिंदर सिंह ने दिया था भी। आगे देखो नेक्स्ट है, अब इसमें प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा, तो यहां पे 37 डबल सीरीज चल रही है अभी इसमें। 37 से अगर मैं बात करूं 66 कैसे बनेगा, या फिर 55, 37 से 55 बना के देख लो। पहले मैंने इसमें 8 प्लस किया और 18 प्लस कर दिया, क्या इसमें 18 प्लस कर दूं तो बन जाएगा। फिर इसके अंदर है वो 11 प्लस कर दूं, ठीक है, और उसके बाद में 8 और 7 15, 3 और 4 और 5। फिर इसके अंदर कितना प्लस कर दूं मैं, 18 प्लस कर दूं, फिर इसमें 11 प्लस कर दूं, फिर 18 प्लस कर दूं और फिर 11 प्लस कर दूं। एक बार 18 प्लस कर रहा है, एक बार 11 प्लस कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 124। कितना आएगा भाई 124, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो 2025 में, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, तो वो पश्चिमी बंगाल ने शुरू की है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अब इसको सरल करना है, तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे। 6 माइनस के हैं और यहां पे प्लस के भी कितने हैं, 6 ही है, 1 प्लस का और 5 भी प्लस का है, तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। इसका मान 0 आ गया, तो यहां पे 6 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे 0 को, तो क्या है 0 ही आ जाएगा। अब उसके बाद में जैसे ही आप छोटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 194 प्लस में 0 अपॉन में 12, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या 194, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक आप सभी के लिए ऑफर है भी, ऑफर ये है अगर आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी नोट्स हैं आपके लिए जो भी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर रखे हैं वो सारे के सारे नोट्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ऑल यूट्यूब क्लासें, जो भी यूट्यूब पे क्लासें लग रही है उनकी जितने भी पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। और ये मात्र और मात्र है वो 99 रुपीज का यहाँ पे रिचार्ज होगा, और
जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने के लिए रहेगी। 12 महीने के लिए ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। तो जिस भी भाई बंधु को ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकता है, भी एक बढ़िया सा ऑफर आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भाई, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।